आज हम देख रहे हैं सी शार्प के अंदर क्यू। ठीक है, क्यू जो कि एक नॉन जेनरिक कलेक्शन है सी शार्प के अंदर, उसकी हम बात करेंगे आज। देखो, पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टैक नॉन जेनरिक कलेक्शन की बात की थी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो स्टैक होता है वो नॉन जेनरिक कलेक्शन में भी होता है और जेनरिक कलेक्शन के अंदर भी होता है। सेम उसी तरह हमारे पास ये जो नेक्स्ट कलेक्शन है जिसको हम क्यू कहते हैं, ठीक है, ये क्यू हमारे पास नॉन जेनरिक कलेक्शन में भी अवेलेबल है और जेनरिक कलेक्शन के अंदर भी अवेलेबल है। लेकिन अभी चूंकि हम नॉन जेनरिक कलेक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर जो क्यू का कॉन्सेप्ट है उसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास कलेक्शंस जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हुई है। ठीक है, एक तो जेनरिक कलेक्शंस होती हैं और एक नॉन जेनरिक कलेक्शंस होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अभी अपने लेक्चर्स के अंदर कौन सी कलेक्शंस की बात कर रहे हैं? नॉन जेनरिक कलेक्शंस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमने एरे लिस्ट कवर किया है, हैश टेबल कवर किया है, स्टैक कवर किया है। ठीक है, अब स्टैक के बाद हम यहाँ पे आते हैं क्यू पे। ठीक है, और ये क्यू आपके पास एक चीज नोटिस करो कि स्टैक और क्यू ये आपके पास नॉन जेनरिक कलेक्शंस के अंदर भी आते हैं और ये आपके पास जेनरिक कलेक्शंस के अंदर भी आते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी हम नॉन जेनरिक कलेक्शंस कवर कर रहे हैं, नॉन जेनरिक जब हमारे पास सारे इसके हो जाएंगी क्लासेस, उसके बाद हम जंप करेंगे किसके ऊपर? जेनरिक कलेक्शंस। ठीक है, और हमें पता है कि नॉन जेनरिक कलेक्शंस कौन से नेम स्पेस में होती हैं? सिस्टम डॉट कलेक्शंस के अंदर। और जेनरिक कलेक्शंस कौन से नेम स्पेस में होती हैं? सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो कलेक्शन इन सी शार्प। ठीक है, जो हमारे पास सी शार्प के अंदर कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट है और स्पेसिफिकली जो हमारे पास नॉन जेनरिक कलेक्शंस होती है, ठीक है, तो जितनी भी नॉन जेनरिक कलेक्शन क्लासेस हैं उनमें कुछ फीचर्स आपके पास कॉमन होते हैं, सेम होते हैं। कौन कौन से? देखो, पहला पॉइंट, दे कैन स्टोर होमोजीनियस एलिमेंट्स एज वेल एज हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब आपके पास नॉन जेनरिक कलेक्शंस के अंदर जितनी भी क्लासेस है, एरे लिस्ट हो गया, हैश टेबल हो गया, स्टैक, क्यूज हो गया, इनके अंदर हम सेम डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। होमोजीनियस एलिमेंट्स का मतलब सेम डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स का मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा भी हम अपनी नॉन जेनरिक कलेक्शन क्लासेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास ये जो पहला पॉइंट है ये सारी नॉन जेनरिक कलेक्शन क्लासेस के लिए सेम है, कॉमन है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट, दे आर नॉट टाइप सेफ। टाइप सेफ का मतलब जिस तरह मैंने बताया कि आप अपनी कलेक्शन के अंदर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स भी डाल सकते हो, वो एक्सेप्ट करेगा। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स का मतलब कि आप चाहे एरे लिस्ट बनाओ, चाहे हैश टेबल बनाओ, उसके पहले आइटम पे आप स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हो, सेकंड आइटम में आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो, फिर फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, इस तरह की हर टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो अपनी नॉन जेनरिक कलेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर थर्ड पॉइंट, इट कैन ऑटोमेटिकली रीसाइज डायनेमिकली। ठीक है, इसका मतलब कि आपके पास जितनी भी नॉन जेनरिक कलेक्शंस है, एरे लिस्ट हो, आपके पास हैश टेबल हो, ये सब आपके पास, इन सब के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम कहते हैं ऑटो रिसाइजिंग। ऑटो रिसाइजिंग का मतलब, क्योंकि देखो नॉन जेनरिक कलेक्शंस एरे की तरह नहीं होते। एरे में क्या होता है कि आपके पास उसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, इसका मतलब आप जो आपने लेंथ रखी है अपने एरे की, उस लेंथ से आप एक्सीड नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कलेक्शंस के अंदर क्या होता है? कलेक्शंस के अंदर अगर आपने सपोज करो इनिशियल कैपेसिटी रखी है 3, ठीक है, तो आप 3 से ज्यादा वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपके पास जो कलेक्शंस होती हैं वो फिक्स लेंथ नहीं होती। ठीक है, मतलब उनका डेटा डायनेमिकली, मतलब रन टाइम के ऊपर आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ऑटो रिसाइजिंग। ठीक है, इसका मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल इनिशियल कैपेसिटी रखी है अपनी कलेक्शन की 3, ठीक है, लेकिन आप उसके अंदर 3 से ज्यादा आइटम्स भी स्टोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो कलेक्शन क्या करता है? अपनी लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता रहता है, ऑटोमेटिकली उनको रिसाइज करता रहता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि तमाम नॉन जेनरिक कलेक्शंस के अंदर सेम है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि क्यू क्या होता है। तो देखो, क्यू को समझने से पहले आपने क्यू की मीनिंग समझनी है। भाई देखो, क्यू की मीनिंग बहुत आसान है। ठीक है, क्यू का मतलब क्या होता है? एक लाइन में। ठीक है, जिस तरह हम बैंक्स के बाहर जाते हैं, ठीक है, हम कैंटीन से कोई चीज परचेज करते हैं, ठीक है, हम मैकडॉनल्ड्स में कोई चीज लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? आपके पास क्यूज बनी हुई होती है, मतलब कतारें बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो क्यू का मतलब क्या होता है? जिस तरह बचपन में आपको जब आपका टीचर प्लेग्राउंड में लेके जाता था तो वो आपको क्या कहता था? मेक अ क्यू।
ठीक है। क्यू मतलब आपने एक लाइन बनानी है, एक ऑर्डर क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है आपके पास क्यू, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको क्यू की मीनिंग बताऊं तो पहला मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, अ लाइन और सीक्वेंस ऑफ पीपल और व्हीकल्स। इसका मतलब कि क्यू को मैं क्या कह रहा हूँ, एक सीक्वेंस में एक लाइन होती है। अब वो लाइन लोगों की भी हो सकती है या गाड़ियों की भी हो सकती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि भाई देखो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं बैंक्स के बाहर, और बहुत सारे अब आपके पास प्लेसेस होते हैं जहाँ पे लोगों की कतारें लगी हुई होती है, तो उसको कहा जाता है बेसिकली क्यू, ठीक है। फिर देखो अगला मतलब अगर मैं आपको उर्दू में समझाऊं तो क्यू का मतलब क्या होता है, कतार लगाना, ठीक है। एक सीक्वेंस में एक क्यू बनाना, कतार लगाना, ठीक है। जिस तरह अगर मैं आपको एक पिक्चर से समझाऊं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लोगों की कतार लगी हुई है, ठीक है। ये होती है क्यू, जिसके अंदर हर आइटम मतलब हर मेंबर एक के बाद एक यहाँ पे इस तरह से क्यू बना के खड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इस चीज को कहा जाता है क्यू। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को अब मैं क्यू कलेक्शन के अंदर से आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखो, ठीक है। तो देखो क्यू नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो पहला आइटम हम इंसर्ट करते हैं वो पहली पोजीशन पे जाके स्टोर होता है, ठीक है। फिर जो हम दूसरा आइटम करते हैं वो पहली पोजीशन के बाद इंसर्ट होता है, ठीक है। मतलब दूसरा आइटम जब मैंने इंसर्ट किया तो वो सेकंड लोकेशन पे स्टोर हुआ, ठीक है। सेम इसी तरह तीसरा आइटम जब मैं स्टोर करूंगा तो वो थर्ड लोकेशन पे स्टोर होगा। सेम इसी तरह चौथा आइटम जो मैं स्टोर करूंगा वो चौथी लोकेशन पे, ठीक है। मतलब आप देखो यहाँ पे क्यू बनी हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट स्टोर किए हैं और एक कतार की फॉर्म में, क्यू की फॉर्म में मैंने यहाँ पे स्टोर किया है अपने क्यू नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर डेटा, ठीक है। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को आपके पास कहा जाता है फीफो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसका मतलब क्यू आपके पास एक कॉन्सेप्ट यूज करता है, एक स्टाइल यूज करता है जिसको कहा जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। देखो हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टैक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। स्टैक के कॉन्सेप्ट में क्या था, लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन क्यू के अंदर क्या कह रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्यू में क्या होगा कि आपका जो पहला एलिमेंट स्टोर होगा आपकी क्यू कलेक्शन के अंदर वही सबसे पहले रिट्रीव होगा, ठीक है। चाहिए मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आपके पास पहला एलिमेंट स्टोर हुआ है आपकी क्यू नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर उसी को सबसे पहले रिट्रीव किया जाएगा। जिस तरह देखो क्यूज में क्या होता है, अगर आप मैकडोनल्ड्स में एक क्यू बना के खड़े हुए हो तो उस क्यू में जो सबसे पहला बंदा खड़ा है, पहला इंसान खड़ा है, उसी को सर्व किया जाएगा। फिर जब उसकी बारी चली जाएगी तो उसके बाद सेकंड को सर्व किया जाएगा, ठीक है। मतलब जो आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे होगा उसी को सर्व किया जाएगा, ठीक है। ये स्टाइल आपका यूज करता है कौन, क्यू, ठीक है। और इस स्टाइल को क्या कहा जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अच्छा फिर एक और पॉइंट, जब आप अपने क्यू नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप उसके अंदर डेटा एनक्यू कर रहे हो। एनक्यू मतलब एनक्यू हमारे पास एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम अपने क्यू के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। जिस तरह एरे लिस्ट के अंदर हमने ऐड का मेथड देखा था, ठीक है। और इसी तरह स्टैक के अंदर हमने पुश का मेथड देखा था। सेम उसी तरह आपके पास क्यू के अंदर हम डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं एनक्यू का मेथड। एनक्यू का मतलब क्या होता है कि क्यू में लगाना, ठीक है। मतलब जिस तरह मैंने पहला आइटम 1 लगाया था क्यू में, फिर दूसरे आइटम को मैंने क्यू में लगा दिया, इसी तरह तीसरे आइटम को क्यू में लगा दिया, ठीक है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा तो जब मैं इंसर्ट करूंगा तो इसका मतलब ये क्या कर रहा हूं, मैं एनक्यू कर रहा हूं, और एक मेथड होता है क्यू के अंदर एनक्यू जिसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फिर अगर मुझे डेटा रिट्रीव करना है, और डेटा रिट्रीव कौन सा होगा, जो आपके पास पहली लोकेशन पे होगा, क्योंकि जो आइटम सबसे पहले इंसर्ट हुआ था उसी को सबसे पहले रिट्रीव किया जाएगा। और रिट्रीव करने के लिए हम क्यू के अंदर एक मेथड यूज करते हैं जिसको कहते हैं डीक्यू। डीक्यू मतलब कि हमारे क्यू में जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको रिट्रीव करना, उसको निकालना, उसको रिमूव करना, ठीक है। तो ये काम हम करेंगे क्यू के अंदर डीक्यू के मेथड के थ्रू, ठीक है। तो बस यही इसका कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम फीफो कॉन्सेप्ट क्यू के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका थोड़ा प्रैक्टिकल आपको समझाऊं, मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया अपने विजुअल स्टूडियो में, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है, NGQ। NG का मतलब नॉन जेनरिक क्यू, ठीक है। तो ये मैंने अपने नेम स्पेस का अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और अपनी क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू, ठीक है। लेकिन देखो
क्यू के लिए हमें एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप नीचे जाओ तो आपको एक नेम स्पेस नजर आएगा सिस्टम डॉट कलेक्शंस, क्योंकि इसी नेम स्पेस के अंदर ये वाली क्लास मौजूद है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो ये क्लास हमारे पास ऊपर ऐड हो जाएगी, और देखो यही क्लास हाईलाइट हुई है, इसका मतलब इस नेम स्पेस के अंदर कौन सी क्लास मौजूद है, क्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसका नाम रखता हूँ माई क्यू, ठीक है, और इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ठीक है, सही है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस क्यू के अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो क्यू के अंदर डेटा स्टोर करूंगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम माई क्यू, और इसके अंदर अब मैं मेथड यूज करूंगा एन क्यू। मैंने बताया था एन क्यू का मतलब अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है अपने क्यू के अंदर तो हम एन क्यू का मेथड यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास जितनी भी नॉन जेनरिक कलेक्शंस हैं उनके अंदर जब भी आप डेटा इंसर्ट करते हो तो उसकी टाइप क्या होती है, वैल्यू की, जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आपको पता है कि जितनी भी आपके पास डेटा टाइप की क्लासेस है, चाहे इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, उन सबका पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एनक्यू मेथड किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ऑब्जेक्ट टाइप की, और ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी डेटा टाइप का डेटा वो एक्सेप्ट कर सकता है। अब आप होमोजीनियस एलिमेंट्स डालो या हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स डालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ अली, ठीक है, सही है, क्योंकि डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं पहली लोकेशन पे स्टोर करता हूँ अली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके मैं एक कैरेक्टर स्टोर कर देता हूँ, कैरेक्टर डेटा टाइप ए, ठीक है, देखो एक्सेप्ट कर लिया उसने। फिर सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एज स्टोर कर दूँ 25, ठीक है। उसके बाद मैं बूलियन वैल्यू स्टोर कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वो मैरिड है या नहीं, मैरिड है तो मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। फिर सेम इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू ले लेता हूँ, और डबल वैल्यू में यहाँ पे कहता हूँ उसकी हाइट है फॉर एग्जांपल 5.9, ठीक है। तो देखो मैंने डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा अपने इस क्यू के अंदर स्टोर कर लिया है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, हमारी क्यू में डेटा किस तरह से स्टोर होता है, जो एलिमेंट मैंने सबसे पहले इंसर्ट किया है अपने क्यू के अंदर वही पहले रिट्रीव होगा। तो मैंने पहले कौन सा एलिमेंट डाला इसके अंदर, अली, तो इसका मतलब जब मैं अपने क्यू के अंदर से डेटा रिट्रीव करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, अली मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टैक की बात करें तो स्टैक में मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आप डालोगे वही डेटा आपको रिट्रीव होता है, ठीक है, क्योंकि वो लीफो का कॉन्सेप्ट यूज करता था। यहाँ पे अब हमारे पास फीफो का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसका सारा डेटा रिट्रीव करके आपको दिखाऊं तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लिखते हैं, टैप टैप करते हैं 2 दफा, तो यहाँ पे देखो इसकी बॉडी आ गई, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इस कलेक्शन में से डेटा चाहिए, कौन सी कलेक्शन, जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा था माई क्यू, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं वॉर हटा के यहाँ पे एक डेटा टाइप ले लेता हूँ जो कि है ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपके पास माई क्यू के अंदर ये जितना भी डेटा है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है ना, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, इसका मतलब जब लूप चलेगा तो फर्स्ट पे मैंने क्या इंसर्ट किया था, अली, तो अली आ जाएगा माई क्यू के पास, और माई क्यू से कहाँ चला जाएगा, आइटम के पास। फिर इसी तरह दोबारा चलेगा, फिर उसके बाद जब मैंने अब अली को रिट्रीव कर लिया तो उसके बाद कौन हो गया आपके पास, ए हो गया, तो ए आपके पास कहाँ चला जाएगा, माई क्यू से आइटम में चला जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पे सी डब्ल्यू टैप टैप करता हूँ और यहाँ पे आके आइटम को मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। और अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, इसको रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। देखो मैंने सबसे पहला एलिमेंट कौन सा स्टोर किया था, अली स्टोर किया था, तो देखो सबसे पहले उसने मुझे अली रिट्रीव करके दिया, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट आपके पास सबसे ऊपर होगा, सबसे पहले होगा, वही डेटा आपको सबसे पहले रिट्रीव करके दिया जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके पास होता है किसका, क्यू का, ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है, आपको समझ में आ गया, तो आपको क्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, C# includes a queue collection class in the system dot collection namespace, ठीक है। मतलब आपके पास जितनी भी नॉन जेनरिक कलेक्शंस हैं, चाहे एरे लिस्ट हो, हैश टेबल हो, स्टैक हो, क्यू हो, वो सारे कौन से नेम स्पेस में आपको मिलेंगे, सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस में। फिर देखो क्यू स्टोर्स द एलिमेंट्स इन फीफो स्टाइल, मतलब क्यूज आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा स्टोर करता है वो किस स्टाइल में स्टोर करता है, फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द स्टैक कलेक्शन, ठीक है। हमने स्टैक कलेक्शन पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है।
तो उसके अंदर क्या था, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब आपके पास स्टैक कलेक्शन का बिल्कुल उलट, बिल्कुल अपोजिट कौन है आपके पास, क्यू। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर देखो, इट कंटेन्स द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर दे वर एडेड। ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्यू किस तरह से आपके एलिमेंट्स को स्टोर करता है, जिस तरह से एलिमेंट्स आपने उसके अंदर ऐड किए थे। ठीक है, मतलब जिस तरह से आप डेटा ऐड करोगे उसी ऑर्डर में आपका वो डेटा रिट्रीव करेगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहला आइटम कौन सा पास किया था, अली, फिर ए, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद ट्रू। ठीक है, और जब मैंने रिट्रीव किया था तो रिट्रीव भी हमारे पास सेम इसी ऑर्डर में हो रहा था। ठीक है, तो इसका एक ये पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो, क्यू कलेक्शन अलाउज मल्टीपल नल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। इसका मतलब कि जिस तरह हमने स्टैक में देखा था कि स्टैक के अंदर भी हम नल वैल्यूज और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ कर सकते हैं, सेम उसी तरह क्यू के अंदर भी हम मल्टीपल नल वैल्यूज हो या मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज हो, वो हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैंने क्या बताया कि हम इसके अंदर नल भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरे पास अली है, ठीक है, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट कर दिया, और फिर यहाँ पे आके मैं यहाँ पे नल भी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, और नल को भी अगर मैं 2 दफा स्टोर कर दूं, ठीक है, तो वो भी हमारे पास अलाउड है। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, तो देखो जहाँ पे नल 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 था, 2 नल थे, वहां पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो भी हमारे पास रिट्रीव हो रही है। ठीक है, तो एक इसका आपके पास ये पॉइंट है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ कलेक्शन ऐसी होती हैं जो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करती। जिस तरह हैश टेबल के अंदर हम डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करते थे, तो अगर मैं की डुप्लीकेट डाल दूंगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। सही है, ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, नल वैल्यूज और ये जो मैंने डुप्लीकेट दिया था इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, use the enqueue method to add values and the dequeue method to retrieve the values from the queue। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो मैं enqueue का मेथड यूज करूंगा, और अगर डेटा रिट्रीव करना है तो मैं dequeue का मेथड यूज करूंगा। ठीक है, अभी इसको मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं काउंट। काउंट की प्रॉपर्टी क्या करती है, देखो रिटर्न्स द टोटल काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू। ठीक है, इसका मतलब आपके क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करेगा, और एक इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा जो उसका काउंट होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अभी आप देखो मेरे पास क्यू के अंदर कितने आइटम्स हैं। ठीक है, मेरे पास इसके अंदर 5 आइटम्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको काउंट करना चाहूँ, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आके मैं ये फॉर ईच लूप कमेंट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके CW टैप करते हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ माई क्यू, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं काउंट। ठीक है, तो काउंट हमें काउंट करके रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, देखो क्या रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, 5। ठीक है, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक एलिमेंट और डाल दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसकी कास्ट भी डाल दूं, ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर मैं किसको कहता हूँ, खान, तो इसका मतलब अब कितने आपके पास एलिमेंट्स हो गए, 6 हो गए, और अब हमें काउंट क्या रिटर्न करेगा, अब हमें काउंट रिटर्न करेगा 6। ठीक है, देखो 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी का काम है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो एनक्यू, देखो एनक्यू मेथड मैंने यूज किया था ना अपने क्यू के अंदर एक आइटम को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो आप एनक्यू मेथड यूज कर सकते हो। फिर आते हैं डीक्यू। अब देखो डीक्यू का कॉन्सेप्ट जरा गौर से समझना, रिमूव्स एंड रिटर्न्स एन आइटम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्यू। इसका मतलब आपके क्यू के अंदर जो भी आइटम सबसे शुरू में होगा, सबसे टॉप पे होगा, डीक्यू क्यू क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा और उसी बिगिनिंग वाले आइटम को रिटर्न भी करेगा। ठीक है, मतलब आपके क्यू के अंदर जो भी आइटम सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है उसको रिमूव भी करेगा और फिर रिटर्न भी करेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, देखो हमें पता है कि हमारे क्यू के अंदर सबसे पहला आइटम कौन सा है, अली। तो अगर मैं इसको रिमूव करवाना चाह रहा हूँ और रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ तो मैं मेथड यूज करूंगा डीक्यू का। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपना ये फॉर ईच लूप इसको अनकमेंट करते हैं, कंट्रोल के कंट्रोल यू, और ये जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये जो फर्स्ट फॉर ईच लूप है ये क्या करेगा, 6 आइटम इसके अंदर स्टोर है वो हमें रिट्रीव करके देगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या कहता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे कहता हूँ
माई क्यू, ठीक है, इसके ऊपर मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूं कौन सा, डीक्यू का, ठीक है। तो डीक्यू क्या करेगा, जो भी पहला एलिमेंट होगा अली, ठीक है, उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। और फिर जब पहला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद मैं दोबारा अपना ये फॉर ईच लूप चलाता हूँ, ठीक है, ताकि वो जो एलिमेंट रिमूव हुआ है वो सेकंड फॉर ईच लूप के अंदर हमें नजर आ जाए, ठीक है। और इन दोनों फॉर ईच लूप को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे CW टैप टैप करता हूँ और राइट लाइन के मेथड के अंदर कुछ डैशेस पास कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो ये पहला फॉर ईच लूप है, इसके अंदर देखो 6 के 6 आइटम्स आपको नजर आ रहे हैं और अली भी आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन जब मैंने डीक्यू का मेथड अप्लाई किया इस क्यू के ऊपर, तो यहाँ पे देखो, तो अब क्या हुआ, तो वो जो अली आ रहा था जो पहली पोजीशन पे था वो क्या हो गया, वो आपके पास रिमूव हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो इस फिगर में मैंने आपको क्या बताया था कि जो टॉप पे एलिमेंट होगा उसी को डीक्यू क्या करेगा, निकालेगा, रिमूव करेगा और आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट है, ठीक है। देखो टॉप पे कौन था आपके पास, अली था, तो उसने डीक्यू ने क्या किया, उसको रिमूव किया और आपको रिटर्न किया, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास टॉप पे कौन रह गया, ठीक है। देखो जब मैंने अली को रिमूव किया तो हमारे पास अली के बाद अब टॉप पे कौन है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, ए। इसका मतलब अब डीक्यू क्या करेगा, ए को रिमूव करेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे यही डेटा कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं सेकंड फॉर ईच लूप के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इसका मतलब ये जो पहली दफा मैंने डीक्यू का मेथड कॉल किया था ये अली को रिमूव करेगा और फिर अली के अलावा जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। फिर उसके बाद अब अली के बाद कौन सा डेटा है, ए, तो ये जो सेकंड दफा मैंने डीक्यू लिखा है ये ए को रिमूव करेगा और फिर थर्ड फॉर ईच लूप में हमें अली और ए दोनों नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे अली था पहले में और सेकंड में आप देखो टॉप पे अली नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अब टॉप पे कौन है, ए। तो थर्ड दफा जब मैंने आपके पास फॉर ईच लूप चलाया तो उससे पहले डीक्यू का मेथड कॉल किया, तो डीक्यू ने क्या किया, जो पहली लोकेशन पे ए था, ठीक है, उसको क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा देखो अगर इसी डीक्यू के मेथड को मैं एक और एग्जांपल से समझाऊं, मैं यहाँ पे आके इसको कमेंट आउट करता हूँ तीनों फॉर ईच लूप्स को, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो क्यू वाली लाइन है, ठीक है, जिसमें मैंने काउंट की प्रॉपर्टी यूज की थी, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल यू, ठीक है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आके एक वाइल लूप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और वाइल लूप के अंदर मैं कहता हूँ कि जो हमारा ये माई क्यू है इसको आप काउंट करो, ठीक है, इसको काउंट करो और अगर ये बड़ा है 0 से, ठीक है, क्योंकि देखो अभी हमारे माई क्यू के अंदर कितने आइटम्स हैं, अभी हमारे माई क्यू के अंदर 6 आइटम्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाइल की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और अगर वाइल की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप क्या करो, मैं इसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन ओपन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि माई क्यू के अंदर से आप जो भी टॉप पे एलिमेंट है उसको डिक्यू करो, मतलब रिमूव करो और उसको फिर मुझे प्रिंट भी करवा के दिखाओ, ठीक है। मतलब देखो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, ठीक है, तो आपके पास सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट होगा, अली वाला, ठीक है। तो अली क्या हो जाएगा, डिक्यू हो जाएगा और हमें प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब अली को वो रिमूव कर देगा। फिर उसके बाद हमारे माई क्यू के अंदर कितने आइटम्स रह जाएंगे, 5 आइटम्स रह जाएंगे। फिर वो काउंट करेगा और बताएगा कि 5 बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है 0 से। तो इसका मतलब अब माई क्यू के अंदर टॉप का एलिमेंट कौन सा होगा, ए होगा। तो वो जब ए को रिमूव करेगा और रिटर्न करेगा तो लूप हमारा दोबारा चलेगा, ठीक है। और इस दफा माई क्यू के अंदर कितने आइटम रह जाएंगे, 4 आइटम रह जाएंगे। तो अब वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा, तो 4 बड़ा होता है 0 से, बिल्कुल बड़ा होता है, ठीक है। और अब 4 आइटम्स हैं तो मतलब टॉप पे आपके पास कौन सी वैल्यू है, 25, ठीक है। तो इसका मतलब वो 25 को रिमूव कर देगा और एक टाइम आएगा कि ये लूप 6 दफा चलेगा और जितने भी आपके क्यू के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जब ये वाइल लूप अपनी वर्किंग खत्म कर देगा तो उसके बाद मैं कहता हूं कि दोबारा मुझे आप क्या दिखाओ, दोबारा आप मुझे उसका काउंट दिखाओ, ठीक है। मतलब देखो वाइल लूप जब चलेगा उससे पहले ये जो हमने माई क्यू डॉट काउंट लिखा है इसके अंदर मुझे रिट्रीव होगा 6, ठीक है। और जब ये वाइल लूप 6 दफा चलेगा ये क्या करेगा कि आपके एलिमेंट्स को डिक्यू करता जाएगा, टॉप के एलिमेंट्स को, और फिर एक टाइम आएगा कि डिक्यू सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा और जब ये लाइन प्रिंट होगी तो यहाँ पे वो आपको काउंट क्या दिखाएगा, यहाँ पे वो आपको काउंट दिखाएगा 0,
ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। तो देखो वाइल लूप चलने से पहले आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे वाइल लूप चलने से पहले आपको यहाँ पे दिखा रहा है 6, ठीक है, उसका काउंट। लेकिन देखो अब इसने रिमूव करना स्टार्ट किया, सबसे पहले अली को रिमूव किया, उसके बाद दोबारा फॉर ईच लूप चला, वाइल लूप चला, ए को रिमूव किया, फिर उसके बाद 25, फिर ट्रू, फिर 5.9, फिर खान, और फिर देखो जब वाइल लूप की बॉडी एंड हो गई और जब वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो बाहर आया। तो देखो अब आपको काउंट कितना दिखा रहा है, 0, क्योंकि भाई अब हमारे क्यू के अंदर कोई भी आइटम मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एक पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, तो डीक्यू हम इसलिए यूज करते हैं टॉप के एलिमेंट को रिमूव और रिटर्न करवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो रिमूव भी हो रहा था और कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर रिटर्न भी हो रहा था, प्रिंट भी हो रहा था। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये डीक्यू का मेथड था। फिर इसके बाद हमारे पास अगला मेथड है पीक। अब देखो पीक क्या करता है, रिटर्न्स फर्स्ट आइटम फ्रॉम द क्यू। इसका मतलब पीक क्या करेगा, सिर्फ आपको आपकी क्यू का पहला आइटम रिटर्न करके देगा, बस। मतलब देखो डीक्यू क्या कर रहा था, आइटम को रिमूव भी कर रहा था और फिर रिटर्न कर रहा था, लेकिन पीक सिर्फ और सिर्फ आपको पहला एलिमेंट, फर्स्ट आइटम सिर्फ रिटर्न करके देगा, रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूं। ठीक है, ये जो वाइल लूप है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, सही, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, CW टैप, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ माई क्यू डॉट, और इसका मेथड यूज करता हूँ अब पीक का। ठीक है, तो पीक क्या करेगा, जो भी हमारे पास पहली वैल्यू थी उसको हमें रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शुरू में पीक मेथड के स्टार्ट में मैंने यहाँ पे काउंट की प्रॉपर्टी कॉल की हुई है। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि जब पीक मेथड कॉल करोगे तब भी आपको वो 6 दिखाएगा, और जब पीक मेथड आपको टॉप वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसके बाद भी आपको काउंट क्या दिखाएगा, उसके बाद भी आपको वो काउंट दिखाएगा 6। ठीक है, तो देखो मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, देखो पीक मेथड से पहले आपको क्या रिटर्न करके दे रहा है, उसका काउंट कितना है, क्यू का 6 है। ठीक है, और फिर देखो टॉप पे कौन था, अली था, अली उसने आपको रिट्रीव करके दिया, और देखो उसके बाद भी आपके पास क्या नजर आ रहा है, काउंट 6 नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपके पास ये सिर्फ टॉप वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करके देता है, रिमूव नहीं करता। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है, याद रखना। फिर देखो पीक के बाद नेक्स्ट मेथड है आपके पास कंटेन्स। अब देखो कंटेन्स क्या करता है, चेक्स वेदर एन आइटम इज इन द क्यू और नॉट। इसका मतलब अगर हमें ये चेक करना हो कि भाई एक आइटम है वो मेरे पास इस क्यू में मौजूद है या नहीं है, मतलब एक आइटम है वो मेरी इस क्यू के अंदर कंटेन करता है या नहीं करता, उसके लिए हम यूज करते हैं कंटेन्स का मेथड। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इन दो लाइंस को यहाँ से रिमूव कमेंट आउट कर देते हैं हम। ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं माई क्यू के साथ एक मेथड यूज करता हूँ जिसका नाम है आपके पास कंटेन्स। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि आप चेक करो कि भाई हमारे इस माई क्यू के अंदर अली कंटेन करता है। ठीक है, तो मतलब देखो ये कंटेन्स का मेथड एक बूलियन मेथड है, मतलब ये आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब अगर जो भी आप इसके पैरामीटर के अंदर वैल्यू दे रहे हो अगर वो आपकी क्यू के अंदर मौजूद है तो कंटेन्स आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज कंटेन्स आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ तो देखो अभी आपको क्या रिटर्न हो रहा है, ट्रू रिटर्न हो रहा है, क्योंकि अली मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अली की जगह आदिल कह दूं, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो देखो अब क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स, क्योंकि आदिल इस क्यू के अंदर किसी भी लोकेशन पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास एक मेथड होता है कंटेन्स का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर देखो यहाँ पे इसका लास्ट मेथड है जिसको हम कहते हैं क्लियर। क्लियर क्या करता है, रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम द क्यू। ठीक है, भाई देखो डीक्यू क्या कर रहा था कि जो टॉप का एलिमेंट था, जो पहला एलिमेंट था उसको रिमूव कर रहा था, लेकिन क्लियर क्या करेगा, एक झटके में जितने भी आपके क्यू के आइटम्स हैं सबको रिमूव कर देगा। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे आके ये जो कंटेन्स का मेथड था इसको मैं कमेंट करते हैं कंट्रोल के कंट्रोल सी, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास पहला फॉर ईच लूप है, ठीक है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ कंट्रोल के कंट्रोल यू। ठीक है, और इस फॉर ईच लूप के बाद मैं यहाँ पे आके माई क्यू, ठीक है, डॉट क्लियर, ठीक है, डॉट क्लियर का मेथड मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा ये फॉर ईच लूप क्या करता हूँ, आपको प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, और इससे पहले मैं यहाँ पे उसी तरह, ठीक है, डैशेस लगा देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो सके दोनों फॉर ईच लूप के अंदर। ठीक है, तो देखो पहला फॉर ईच लूप आपके पास क्या करेगा, 6 के 6 आइटम्स आपको डिस्प्ले करवाएगा, और फिर क्लियर क्या करेगा, उन 6 के 6 आइटम्स को
क्यू के अंदर से रिमूव कर देगा, और उसके बाद जब आपके पास ये नेक्स्ट फॉर ईच लूप चलेगा ये आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा क्योंकि सारा डेटा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले फॉर ईच लूप के अंदर आपको सारा डेटा रिट्रीव कर रहा है, फिर जब मैंने डैशेस से पहले आपका सारा डेटा क्लियर कर दिया क्यू का, तो देखो नेक्स्ट फॉर ईच लूप के अंदर आपको कुछ भी डेटा नहीं दिखा रहा। ठीक है बेटा, सही है। तो ये इसके कुछ मेथड्स थे क्यू क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था क्यू नॉन जेनरिक कलेक्शन इन सी शार्प। क्लियर है यहाँ तक?